वेलकम टू 24/7। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने फेवरेट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी चीज़ की जो आपको कब से, जब से आपने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया तब से आपको ये चीज़ खाई जा रही है, परेशान करी है। मैडम हमने पढ़ तो लिया है, चैप्टर तो मैडम हमको समझ में आ गया है, पर डेट्स थोड़ी हो जाती तो इसके लिए आपके लिए लाया गया है सबसे बढ़िया सोल्यूशन। आप क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी समझ गए? कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आएगा क्रोनोलॉजी क्या होता है। क्रोनोलॉजी मतलब सीक्वेंस। अगर आप समझ गए ना, कहानी का सीक्वेंस अगर आप समझ गए किसके बाद क्या क्या क्या, तो आपको डेट्स आसानी से याद रहेगी। आप देखो, नानी दादी से जब आप बात करते हो तो कि दादियाँ आपको बराबर डेट नहीं बताती, पर वो आपको क्या बोलती हैं, तब जब आपके पापा पैदा हुए थे तब ये वाला साल था, फिर उसके 2 साल पहले ये चीज़ हुई थी, है ना। तो वो चीज़ के साल कौन से हो जाएंगे, तो 2 साल पहले कर लो। तो अगर आपने क्रोनोलॉजी चीज़ों की आसानी से समझ ली कि तेरे पापा हुए थे, फिर उसके 2 साल बाद हमने घर लिया था, फिर उसके 3 साल बाद हमने ये बिज़नेस खरीद लिया था, फिर उसके बाद में हमको यहाँ ऐसा नुकसान हो गया था, फिर हमने बड़ी मेहनत की, फिर 3 साल बाद हमने ऐसा बिज़नेस। पापा का जन्म उनको याद है, उसके बाद में साल उनको याद है कि कितने कितने समय बाद हुआ, बस आपको साल आसानी से निकल के आपके आ जाएंगे। अब आपको कुछ भी निकालना है आप उससे निकाल दो, समझ गए। तो आपको बराबर डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। डेट के लिए भी मैं आपको सिंपल सी ट्रिक दे रही हूँ। एग्जाम में आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तो दे दिया जाएगा कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ रॉलेट एक्ट ऑफ 1919, ऐसे, है ना। तो इतनी कोई डेट बड़ा हवा नहीं है, कई बार क्वेश्चन में ही दे देते हैं। पर मान लो कि कोई वन वर्ड आ गया या कोई एमसीक्यू आ गया जिसमें आपको ईयर मार्क करना पड़ जाए बुरी सी बुरी स्थिति में, तो ये डेट्स हमारे काम आएंगी। बाकी अगर आपको ऐसा लगे कि आंसर में, मान लो रॉलेट एक्ट के क्वेश्चन में नहीं दिया और आपको लग रहा है कि नहीं यार आंसर में मेरे को डेट लिख देनी चाहिए, तो अभी मैं जो आपको क्रोनोलॉजी समझाऊंगी ना, उससे आपको एक आइडिया रह जाएगा। तो आप 2 3 4 डेट दिमाग में रख लो, फिर आप स्टोरी दिमाग में रख लो। तो आपको ये रहेगा कि इस डेट के पहले हुआ था, इस डेट के बाद में होता, तो अराउंड ये वाला ईयर है। तो जब आप आंसर में लिखोगे ना, तो आप ये लिख सकते हो अराउंड 1930s, अराउंड 1920s, ऐसे करके। समझ पा रहे हो, लिंक कर पा रहे हो? ठीक, तो ये आपके लिए डेट का एक बड़ा अच्छा मसला आपका सॉल्व हो जाएगा। बाकी अगर आप, मैंने सब आपको यहाँ पे लिख दिया है, अगर आप याद कर सकते हो, वैसे तो इससे आपको याद ही हो जाएंगी डेट, बहुत अच्छा होगा। ठीक, शुरू करते हैं। हमारी कहानी कहाँ से शुरू हुई? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब लड़ा गया था? 1914 से 1918, ये ध्यान रख लो आप। 1914 से 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था, जिसके बीच 1915 में गांधी जी इंडिया आ गए थे। मतलब वॉर के बीच में गांधी जी जो है वो इंडिया में आ गए थे। ठीक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तारीख क्या बोलो? 1914 से 1918। अब उसके बाद में गांधी जी आ गए। गांधी जी ने क्या किया? सत्याग्रह हुआ 3 जगह पर। 1917, 1918 को याद रख लो। सबसे पहला चंपारण, फिर खेड़ा, फिर अहमदाबाद। इस सीक्वेंस में याद रख लो, 17, 17, 18, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। ठीक, तो वो रिस्पेक्टिव ईयर्स आपके दिमाग में रह जाएंगे। तो 3 सत्याग्रह तो आपके ये हो गए। चलो बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया डेट याद हो गई। अब सत्याग्रह कर रहे थे तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश गवर्नमेंट चुप तो नहीं बैठेगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ निकाला कि ये इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, इनका इकट्ठा होना ही बंद कर दो। क्या डाल दिया उन्होंने? रॉलेट एक्ट। ठीक, तो जैसे ही अहमदाबाद का रॉलेट एक्ट हुआ, अहमदाबाद का सत्याग्रह हुआ, ऐसे ही रॉलेट एक्ट आ गया कब? 1919 में। ठीक, 1919 में रॉलेट एक्ट आया तो हमने कहा है हम तो सत्य की बात कर रहे हैं, वॉयलेंस को हटा रहे हैं, तुम रॉलेट एक्ट की बात कर रहे हो। और उसी बीच उन्होंने क्या कर दिया? जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया। ठीक, कब? 13 अप्रैल 1919 को। हमको बड़ा गुस्सा आया। हम नॉन वायलेंस की बात करें, हम सत्याग्रह की बात करें, तुम रॉलेट एक्ट ला रहे हो, तुम जलियांवाला बाग जैसी हरकतें कर रहे हो। नहीं चलेगा, काम बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक, अब इस बीच क्या था, गांधी जी ने सोचा कि कुछ बड़ा करने की जरूरत है। तो हमने ना अभी तक इतना इनको सपोर्ट किया, इतना इनके साथ में कोऑपरेट किया कि हमारे सिर पे आके तांडव करने लगे हैं, इसलिए हमको इनके साथ में कोऑपरेट नहीं करना। नॉन कोऑपरेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम के बिना होगी नहीं। बैकग्राउंड में खिलाफत कमेटी बैठ चुकी है। ठीक है, बैठ चुकी है खिलाफत कमेटी। कहाँ पे? बॉम्बे में। तो सेटअप हो चुकी थी मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी सेटअप हो चुकी थी। फिर ये लोग मिले, आपस में मिले। खिलाफत अली क्या, शौकत अली, मोहम्मद अली, गांधी जी से कि हाँ हमको मिलके कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने इकट्ठा होकर प्रपोजल रखा नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट का सितंबर 1920 को। लेकिन बात ये हुई कौन से सेशन में, ये आप बताओगे। सितंबर 1920 वाला सेशन कौन सा था जिसमें प्रपोजल रखा गया? ऑप्शन दे रही हूँ मैं आपको 2, है ना, एक कैलकाटा, एक नागपुर। तो अब आपको बताना है कि
किसमें प्रपोजल रखा गया था और किसमें प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ था, है ना। मतलब प्रपोजल रखा इसमें गया था, एक्सेप्ट इसमें हुआ था, पर वो जगह कौन सी थी। दोनों जगह है नागपुर और कैलकाटा। अब कौन सी जगह किस में आएगी ये आपको बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में भर के आंसर आना चाहिए, बहुत मार खाओगे तुम, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, कांग्रेस का सेशन रखा, फिर इन्होंने बोला कि यार हमको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करना चाहिए, ऐसी देखो हमारी इन भाइयों के साथ में प्लानिंग है। तो कुछ लोगों का मानना था कि नहीं यार हमको तो काउंसिल इलेक्शन ही लड़ने चाहिए, हमको ये मूवमेंट से कुछ नहीं मिलने वाला, अपन को तो काउंसिल इलेक्शन लड़ना चाहिए। कुछ का ऐसा भी था कि अगर साथ में लड़ेंगे पता चला आपस में ही लड़ने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिर फाइनली जो है वो दिसंबर 1920 को फिर कांग्रेस सेशन में एक कॉम्प्रोमाइज़ वर्कआउट हुआ कि हाँ चलो अब छोड़ो आग लगाओ, हम साथ में मिलकर चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा, नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। शुरुआत हो गई, कब शुरुआत हुई, जनवरी 1921 में, है ना। दिसंबर, जाहिर सी बात है भाई, दिसंबर के महीने में आप शुरू करोगे तो शुरू करते करते जनवरी तो आ जाएगा, है ना। तो बस दिसंबर में उन्होंने कौन से सेशन में, कमेंट में बताना है आपको उस सेशन का नाम। और फिर जनवरी 1921 में हमने जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया, फिर वो टाउन्स में हुआ, फिर वो कंट्री साइड में हुआ, फिर वो ट्राइबल एरियाज़ में हुआ, फिर वो प्लांटेशन में हुआ। तो प्लांटेशन में हम एक और ईयर देखते हैं, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, है ना। तो इसको हम एक बीच में हम पढ़ लेते हैं कि इस एक्ट के तहत प्लांटेशन वर्कर्स को अपने एरिया से बाहर नहीं निकाल दिया जाता था, ठीक। अब क्या हुआ, ये सब चल रहा है, फिर वायलेंस हो गया। कहाँ पे वायलेंस हो गया, चौरी चौरा में, है ना। तो चौरी चौरा में वायलेंस हो गया, इस कारण से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया गया 1922 में। तो 1921 में शुरू हुआ, 1922 फरवरी में ख़त्म, ठीक है। चौरी चौरा के वायलेंस के कारण फरवरी 1922 में ख़त्म, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोका गया। अब क्या हुआ, अल्लूरी सीताराम राजू, ये एक अलग से डेट आपको वो जो सब इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई है ना उसमें भी डेट्स दी हुई, इसलिए हम ऐसी कोई इंपॉर्टेंट डेट मिस ना कर जाए, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को जो है वो अरेस्ट कर लिया था, ठीक। अब क्या हुआ, इसमें दो ऐसी सिचुएशन आई जिसने हाहाकार मचा दिया। एक तो ग्रेट डिप्रेशन, तो 1926 से 1930 तक तो ग्रेट डिप्रेशन हमारा चला, एग्रीकल्चर प्राइसेस बिल्कुल गिर गई, हालत ख़राब हो गई एकदम फार्मर्स की। और उसी बीच ब्रिटेन से न्यू टोरी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, साइमन कमीशन को भेज दिया इंडिया के लिए, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडिया में क्या चेंजेस लाने चाहिए इसको फ्रेम करने के लिए। लेकिन उस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। हम गुस्सा गए, ऐसे कैसे। साइमन कमीशन भेजा गया था 1928 में, है ना। तो ये 1926 और 1928 के ईयर्स जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। अब साइमन कमीशन हुआ, अब क्या हो गया, सारे के सारे गुस्सा गए, ठीक है। अब सब गुस्सा गए, मुस्लिम लीग वगैरह ने, सब ने साइमन कमीशन का एकदम भयंकर तरीके से अपोज किया। अब भेजा गया, लॉर्ड इरविन क्या कहने लगा, एक वेग ऑफर, धुंधला सा ऑफर देने लगा डोमिनियन स्टेटस का। तो अब वो लोग जो थे, जो इलेक्शन वगैरह में नॉन कोऑपरेशन के समय पे बात कहते थे, मूवमेंट नहीं लगना, इलेक्शन वगैरह में हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो भी अब कहने लगे कि नहीं, ये साले ब्रिटिश एकदम के खराब घटिया लोग हैं, अब तो हमको मूवमेंट में ही पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फुल इंडिपेंडेंस की एक्सपेक्टेशन की गई। कब, लाहौर सेशन रखा गया दिसंबर 1929 में, है ना। लाहौर सेशन की में इकट्ठे हुए सारे के सारे लोग, और एक्सपेक्टेशन ये थी, देखो दिसंबर 1929 में ये डिसाइड किया गया लाहौर सेशन में कि हम जो है वो फुल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की शपथ दिसंबर 1929 में ले ली गई थी। पूर्ण स्वराज की शपथ दिसंबर 1929 में ले ली गई थी लाहौर सेशन में, है ना। जवाहरलाल नेहरू गुस्से में तरबतर हो गए थे और उन्होंने ले ली थी। फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड क्या किया था कि 26 जनवरी 1930 तक हम आज़ाद हो जाएंगे। तो एक्सपेक्टेशन उनकी ये थी, लेकिन फिर सेलिब्रेशन में ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो नहीं पाई। अब गांधी जी का ऐसा था कि यार कुछ तो हमको रेडिकल करना पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, इरविन को लेटर भेजा जिसके अंदर उन्होंने 11 डिमांड लिखी। तो इरविन को लेटर उन्होंने कब भेजा, 31 जनवरी 1930 को, ठीक। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने क्या किया, इरविन को लेटर भेजा, क्योंकि इस समय तक हम आज़ाद नहीं हो पाए। फिर उन्होंने 5-6-7 दिन बाद सोचा यार लेटर अपने को भेजना पड़ेगा, 5-6-7 दिन का उन्होंने दिमाग लगाया, इरविन को लेटर भेजना पड़ेगा। उन्होंने इरविन को लेटर भेजा, 11 डिमांड उन्होंने लिखी और अल्टीमेटम दिया 11 मार्च का। अल्टीमेटम कब का दिया, अल्टीमेटम दिया 11 मार्च 1930 का, कि भाई तब तक मान गया तो ठीक, ये सारी 11 डिमांड, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर देंगे। ये भी उन्होंने लेटर में लिख दिया। इरविन की तरफ से कोई जवाब आया नहीं, तो हमने स्टार्ट कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दांडी मार्च को हम चले, दांडी मार्च जो है वो हमने बढ़िया 6 अप्रैल 1930 को शुरू कर दिया और दांडी मार्च में हम पहुंच गए। मतलब दांडी मार्च तो देखो, एक तो मार्च का मतलब क्या होता है ना कि आप मार्चिंग कर रहे हो, है ना।
पैदल पैदल चल रहे हो, वहाँ तक जा रहे हो। पर डांडी मार्च को आप याद भी रख सकते हो मार्च के महीने से, ठीक। 1930 में मार्च में ही डांडी मार्च क्या हो गया था, शुरू हो गया था सिविल डिसोबीडियंस। 11 को देख लिया हमने कि नहीं हो रहा है ये, इसका कोई जवाब आया नहीं। फिर हमने मार्च में ही डांडी से हम निकल गए, साबरमती से हम निकल गए डांडी के लिए। डांडी मार्च हमने शुरू कर दिया मार्च में। फिर हमारी कुछ 24 दिन की पदयात्रा वो रही, और 6 अप्रैल को हम कहाँ पे पहुँचे, डांडी पहुँचे। हमने सॉल्ट को वॉयलेट किया, सॉल्ट लॉ को तोड़ा डांडी पे, ठीक। और हमारा क्या हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया। अब जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स फिर से तो चुप नहीं बैठेंगे, इनको जब बोलना होता है तब बोलते नहीं है, जब नहीं बोलना होता तब बोलने लगते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ, हमने सब दूर डिसोबे करना शुरू कर दिया। कॉपरेशन के साथ साथ में हमने डिसोबे भी शुरू कर दिया, सारे लॉ तोड़ना शुरू कर दिया हमने, ठीक। तो फिर अब ये चुप तो बैठेंगे नहीं, तो ये आ गए, है ना। इन्होंने हमको जेलों में अरेस्ट कर दिया, महिलाओं को, बच्चों को। हमेशा हमारी कमज़ोर कड़ी के ऊपर तो ये हाथ रखती थी, इन्होंने महिलाओं और बच्चों को जेलों में अरेस्ट कर दिया। और गांधी जी के पास अब बात करने गए कि गांधी जी आप या तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद करके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए आ जाओ, तो हम इन लोगों को छोड़ देंगे, और नहीं आ रहे हो तो फिर चला ये लोग जेल में बंद रहेंगे। अब गांधी जी के लिए धर्म संकट आ गया, है ना, कि नहीं यार क्या करूँ, महिलाएं बच्चे पता नहीं उनके साथ में क्या हो रहा होगा, इसलिए उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोका। गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ कब, 5 मार्च 1931, करीब साल एक भर तक ये चला। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, दोनों की बातचीत हुई। गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो गए, लंदन में पहुंचे दिसंबर 1931, है ना। चलता रहा बातचीत, जाहिर सी बात है ऐसा थोड़ी आज बात हो गई कल चले गए, ऐसा नहीं ना, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा टाइम पीरियड लगा, जितना हमारा बोलना आसान है इतना वहाँ पर सारी सिचुएशन हो नहीं रही थी, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, है ना। दिसंबर 1931 को गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए पहुँचे, लेकिन फिर वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। वहाँ से आए तो दिल्ली में रोक दिया गया। फिर यहाँ देखा तो अबुल गफ्फार खान को जेल में बंद कर दिया है, महिलाओं को फिर से जेल में डाल दिया है, बच्चों को फिर से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपना मोमेंटम जो है वो 1934 तक लॉस्ट कर चुका था, वापस से शुरू किया, फिर जो है वो बिगड़ चुका था कामकाज 1934 तक, क्लियर। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर 2 लिमिटेशन देखते हैं, एक तो डिप्रेस क्लास वाली, ठीक है, हरिजन वाली, और दूसरा मुस्लिम्स वाली। तो हरिजन में हमारे लिए एक डेट है, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन जो है वो अंबेडकर जी ने 1930 में ही बना लिया था। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को इकट्ठा करके उन्होंने अपना एसोसिएशन बना लिया था। फिर पूना पैक्ट जो है वो उन्होंने सितंबर 1932 में साइन किया था गांधी जी के साथ में, जिसमें ये डील हुई थी कि चलो आप हमको सेपरेट इलेक्टोरेट मत दो, पर हमको रिजर्वेशन दे दो, है ना, कि इतनी सीट पे इतने % लोग जो है वो ST SC के रहेंगे। हाँ जी ने बोला था ठीक है। तो ऐसे करके पूना पैक्ट जो है वो इस समय पे साइन हुआ था। ये मैंने आखिरी में इसलिए बताया है क्योंकि लिमिटेशन आपको आखिरी में ही दी हुई है। जब आखिरी में दी हुई है तो हम आखिरी में देख लेते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। आप इन लिमिटेशंस को इससे जस्ट ऊपर यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही डेट है बीच में, क्लियर है, ठीक है, कोई डाउट। तो यहाँ पे इतनी डेट्स हैं आपकी इस चैप्टर की, और इसी के साथ में आपको पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो गया होगा, है कि नहीं, है ना, है ना, है ना, है ना। पर यहाँ पे बच के नहीं जा सकते। आपके लिए है 2 चीज़ें, आपको करना है होमवर्क। आप बताओ 10 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग के जस्ट पहले 2-3 दिन पहले क्या हुआ था, और FICCI का फॉर्मेशन कब हुआ था। एक में आपको इवेंट बताना है और एक में आपको डेट बतानी है। ये मैं आपको होमवर्क दे के जा रही हूँ क्योंकि एग्जाम आपकी है, इसलिए दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। इस सेशन को आप अपने लिए रख भी सकते हैं, आपके मेन एग्जाम के एक दिन पहले भी आप इससे आराम से रिवाइज कर सकते हैं। और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर से करना, पक्का प्रॉमिस, मुझे हाई फाई दे के जाओ। शेयर आपको ज़रूर से करना है, मैं साइड हो जाती हूँ। अगर आप चाहें तो आप इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं बैठ जाती हूँ नीचे, ठीक, क्लियर। होमवर्क जरूर से करना, नहीं तो मैंने कट्टी हो जाना है। ऐसी कई सारे वीडियो आपके एग्जाम के पहले आपके लिए आ जाएंगे ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपको लगा कि मैडम ने कहानी तो बहुत बढ़िया सुनाई, नेशनलिज्म इंडिया एकदम बढ़िया हो गया है, तो आप आ सकते हैं। सारे प्लेलिस्ट में आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे SST के, जिसमें मैंने ऐसे एकदम बढ़िया से सारे चैप्टर्स को कवर करवाया है। 1 शॉट सारे कंप्लीटेड है, मैप वर्क आपके लिए अवेलेबल है। 20 मिनट रिवीजन सीरीज आपकी चल रही है, तो आप बिल्कुल भी कुछ भी मिस मत कीजिएगा, ज़रूर से कर लीजिएगा। और भी कई सारी वीडियोज़ आने वाली है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।